Hello dear students, in this lecture we will discuss about testing frameworks. So testing framework क्या है? तो framework का मतलब समझिएगा एक sort of bunch of activities, है ना? जैसे मान लीजिए आपको किसी लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन तक जाना है, ठीक है? X से आपको Y तक जाना है या Y से आपको X तक जाना है. So अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे एक गाइड हो, कुछ माइलस्टोन्स दे रहा हो या कुछ सजेशन दे रहा हो, रूल्स दे रहा हो कि भाई ये वाला टर्न लेना, यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, है ना? तो इसको आप अगर वाई से एक्स पे जाना है तो आप इसको देख लीजिए फाइल को, और इसमें से उसी हिसाब से फिर टर्न वर्न लेना है और पाथ को फॉलो करते जाइएगा तो एक्स तक पहुंच जाएंगे. सो बेसिकली क्या लिखा है इसके अंदर, कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस लिखी हुई है. उन रूल्स और गाइडलाइंस को अगर आपने फॉलो किया तो आप एक एफिशिएंट वे में वाई से एक्स तक या एक्स से वाई तक पहुंच सकते हैं, ट्रांजिट कर सकते हैं. सो आई होप इट इज क्लियर कि फ्रेमवर्क क्या है. एक सॉर्ट ऑफ बंच ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है, जो समय समय पर सिचुएशन बेस्ड पर आपको कुछ गाइडेंस या बोलना चाहिए रूल्स बताते रहते हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन. So testing framework are an essential part of any successful automated testing process. Automated testing process. अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग प्रोसेस को हमें क्या बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, और इसके लिए फ्रेमवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क हमें वो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड एक्टिविटीज देने वाले हैं, स्टैंडर्ड रूल्स देने वाले हैं, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस देने वाले हैं कि ऐसा करेंगे तो इतनी एफिशिएंसी मिलेगी, राइट? सो दे कैन रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट. रिड्यूस करते हैं क्या? मेंटेनेंस कॉस्ट. अब उसका कारण क्या है? मेंटेनेंस किन चीजों में आता है? जो फ्यूचरिस्टिक लेवल पर डिसाइड नहीं की गई होंगी. मतलब आपने करंट सिचुएशन देख के और पैरामीटर को आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन अगर आप वो फॉलो करेंगे ना टेस्टिंग फ्रेमवर्क, तो वहां पे लिखा होगा कि भले अभी करंट सिचुएशन में ये चीज ऐसी होगी, आप थोड़ा सा उसको इस तरह से डिफाइन करो तो ये आगे के लिए भी काम कर जाए. मान लो कोई फंक्शन है जिसके अंदर हमने c इक्वल टू a प्लस बी किया है, यानी 5 प्लस 2 कर दिया. मान लीजिए ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 2 लिखा हुआ है, तो c की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 7 आएगी. जब भी ये फंक्शन रन होगा, अगर इसको प्रिंट कराएंगे c की वैल्यू को, तो हमेशा ये 7 ही रिटर्न करेगा. तो गाइडलाइन है ये कहती है कि फंक्शन को डायनेमिक बनाओ, फंक्शन को ससेप्टेबल बनाओ कि ये क्या करेगा, एक वेरिएबल a को एक्सेप्ट करेगा, या दो वेरिएबल की वैल्यू लेने तो a कॉमा b को एक्सेप्ट कर लेगा, और हम c में क्या करेंगे, a प्लस बी इस तरह से मेंशन करेंगे. तो अब ये किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए रिजल्ट दे पाएगा. किसी भी पैरामीटर के लिए सी जो होगा वो डायनेमिक बन जाएगा. सो मैंने आपको बहुत ही लेमन स्टाइल में फिर से एक एग्जांपल दिया है, और आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल कि हम कैसे एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके फ्यूचरिस्टिक आने वाले चेंजेस को भी डायनेमिकली डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अगर ये ऑप्शन नहीं चला अभी, भले ही ये अभी आज की कंडीशन में ओके लग रहा है, अगर मान लो गियर चेंज हुआ तो फिर अगली सिचुएशन में ये पर्टिकुलर कोड हमें हटाना ना पड़ जाए, हम इसको डायनेमिकली डिफाइन कर लें. आई होप इट इज क्लियर, है ना? सो टेस्टिंग एफर्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और टेस्टिंग एफर्ट को कम कर देते हैं. पता है सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ लग रही होती है? जब आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते. बोलते हैं ना, कुछ भी जो भी दिमाग में आया आपने बस बिना कुछ सोचे समझे अपन इनकॉर्पोरेट करते चले गए, है ना? और ऐसा करते करते फिर बाद में जब डायनामिज्म की बात आती, पता है हम फंसते कहाँ पर हैं? जब डायनामिकली चीजों को है ना चेंज करना हो, जब चीजों को इधर से उधर उठा के रखना हो, तब वहां पर दिक्कत आती है. तो इसलिए अगर आपने एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया होगा, आर्किटेक्चरल लेवल की कुछ गाइडलाइंस फॉलो की होंगी, स्टैंडर्ड्स फॉलो किए होंगे, देन आप बहुत आसानी से चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. और यही चीज यहाँ पर टेस्टिंग फ्रेमवर्क में टेस्ट केस डिजाइन करने के लिए भी यूज होती है कि आप टेस्ट केस डिजाइन करने के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए जिसमें डायनामिज्म हो, जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगे, जिसमें टेस्टिंग एफर्ट कम लगे. वो कब लगेगा? जब स्टैंडर्ड फॉलो होंगे. सो रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड टेस्टिंग एफर्ट जहां पर कम होंगे, एंड इट विल प्रोवाइड अ हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आरओआई एक टर्म यूज किया जाता है, जनरली बिजनेस पीपल करते हैं इसको, रिटर्न ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जितना पैसा लगाया
उससे हमें कितना फायदा मिल रहा है। तो जितने भी क्यूए टीम्स होती हैं, क्वालिटी एश्योरेंस टीम्स होती हैं, वो उनका मेन फोकस यही होता है कि भाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम, अब यहाँ पे ये वाला एरो नहीं लगेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको ऑप्टिमाइज करेंगे बेसिकली। तो इससे क्या होगा, अगर एक ये भी जो भी अपन क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो भी है वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को अगर बढ़ाना चाह रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऐसी स्टैंडर्ड प्रोसेस, जिसका अजाइल प्रोसेस की बात करें तो ऐसी अजाइल प्रोसेस को यूज करेंगे जो सिस्टमैटिकली रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में मदद कर रही होगी। मैं इसको फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है हमें, उसके लिए क्यूए टीम, क्वालिटी एश्योरेंस टीम क्या करेंगी, ऐसी एजाइल प्रोसेसेस का यूज करेंगी जो कि सिस्टमैटिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होंगी। और इसका मतलब ये भी हुआ कि हम ऑप्टिमाइज करेंगे अपनी प्रोसेस को। हम बेसिकली इस एक्टिविटी में ये बोलना चाह रहे हैं कि हम सिस्टमैटिक एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, और अगर ये ऐसा होगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। अब ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, जिसमें लिखा होगा ये इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो क्या है, कुछ गाइडलाइंस हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग द टेस्ट केसेस। अब यहां देखिए टेस्टिंग फ्रेमवर्क है ये हमारा, इस फ्रेमवर्क के अंदर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और टूल्स इनकॉर्पोरेट करके रख दिए गए हैं, ठीक है। जब भी हमें नया टेस्ट केस डिजाइन करना होगा तो हम इसी टेस्टिंग फ्रेमवर्क को कंसल्ट करेंगे या व्यू करेंगे या रेफरेंस लेंगे इससे, और उसी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए या टूल के थ्रू जो गाइडलाइंस मिल रही हैं या टूल के थ्रू जो कोड चंक आ रहा है, ये भी हो सकता है, उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। बोलते ना, टूल आपको एक फॉर्मेट दे रहा होगा कि इसका टेम्पलेट क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कोड करने के लिए वो एक सजेशन दे रहा होगा, ठीक है। तो हम उसको ध्यान में रखेंगे उस मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए, सॉरी कोड करने के लिए नहीं, टेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा फोकस टेस्ट पर है। तो टेस्ट केस डिजाइन करने के लिए क्या तरीका होगा, ये टूल के थ्रू सजेशन आ रहा होगा, ठीक है। सो टूल एंड प्रैक्टिसेस आर इन द टेस्टिंग फ्रेमवर्क, वी नीड टू कंसल्ट और व्यू द टेस्टिंग फ्रेमवर्क टू डिजाइन न्यू टेस्ट केसेस। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो होती है, जो टेस्ट केसेस को बहुत ऑप्टिमम वे में चलाना चाह रही है, वो बेसिकली क्या कर पाएगी, एफिशिएंटली टेस्ट कर पाएगी और एक बेटर टेस्ट केस, ऑप्टिमम टेस्ट केस का पूल तैयार हो सकेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स। थैंक यू।